हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डीएस नेट एजुकेशन। माई सेल्फ दिव्या सोनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, गुड होंगे और प्रॉपर माइंडसेट बना लिया होगा कि मुझे यूजीसी नेट जून 2020 जेआरएफ क्लियर 2021 जेआरएफ क्लियर करना है। इसके लिए मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था। अगर वो नहीं देखा तो उसके जाके गो थ्रू हो जाए, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सबसे पहले एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना होगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तभी मैं ये एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करूँ। एंड देन सेकेंड पॉइंट पे मैंने बताया था कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले कि जो सिलेबस है उससे गो थ्रू होना होगा। तो सिलेबस जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और आज मैं करती हूँ पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस। जो हमारा टॉपिक, हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उससे रिलेटेड हमें आज पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करूँगी। तो आई होप मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आपके माइंड में बैठा देंगे कि मुझे ये सिलेबस मेरा है, यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 का सिलेबस ये है और मुझे इतना पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 कॉमर्स की, तो हमारा टारगेट है जून 2021 का। ये मानकर चलो कि मुझे एग्जाम जून 2021 का है, तो आज से 4 या 5 महीने बाद एग्जाम है। तो उसकी स्ट्रेटेजी भी कैसे बनानी, उसके साथ साथ टाइम सिलेबस के साथ साथ आप थोड़ा माइंड में ये बिठा लें। तो अगर इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ पेपर 2 के फर्स्ट पॉइंट की, तो ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 2 होता है वो, जैसे मैंने बताया पेपर 2 कॉमर्स डिस्कस करूंगी, तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं पेपर 2 आर्ट्स डिस्कस करूंगी या मैं पेपर 2 साइंस डिस्कस करूंगी। नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो इससे रिलेटेड ही पेपर 2 में जो सभी एमसीक्यू, जो सभी क्वेश्चंस आएंगे वो पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसी से रिलेटेड ही पेपर आएगा। क्योंकि पेपर फर्स्ट तो था वो सभी के लिए कॉमन था, जनरल एप्टीट्यूड का था, लेकिन पेपर 2 है वो हमारा सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होगा। ओके, इसमें सभी क्वेश्चंस आएंगे वो कॉमर्स के आएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है। देन अगर मैं बात करूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न, हालांकि मैं बता चुकी हूँ इसके फर्स्ट वीडियो में कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, लेकिन अभी भी बता देती हूँ कि पेपर 2 में जो एमसीक्यूज आते हैं वो 100 एमसीक्यूज आते हैं, कि 100 एमसीक्यूज आएंगे तो 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, मतलब इसका वेटेज रहेगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, देन अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ मैं, हर बात करिए फोर्थ अगर पॉइंट की बात करूँ कि नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये यूजीसी की तरफ है, हालांकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये बेनिफिट पॉइंट नहीं देते। ये हमारा बहुत बड़ी बात है कि यूजीसी ने ये नो नेगेटिव मार्किंग का हमें बेनिफिट दिया है, जिससे कि हमें कोई भी सिंगल क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ओके, तो अब आगे बात करती हूँ कि इसका सिलेबस मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सिलेबस पर। सिलेबस फॉर पेपर सेकंड यू कॉमर्स का, इसमें 10 यूनिट्स है। 10, जैसे पेपर 1 में क्या था, पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स थे, उसी प्रकार पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। हमें पेपर 2 के जो कॉमर्स के जो 10 यूनिट्स है उस पर भी ये सब्जेक्ट वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमें कैसा करना है। कि प्रॉपर मैं जो कराऊंगी आपको यूनिट वाइज कराऊंगी और हर कंसेप्ट आपका क्रैक कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें पहले तो जब यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का जो अगर पहले पुराना सिलेबस देखें तो इसमें सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट अलग टॉपिक है, अलग यूनिट है, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो अलग यूनिट है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से पहले, 2 साल पहले क्या किया था यूजीसी ने सिलेबस में चेंज किया, जिससे कि इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट कर दिया। लेकिन हमें पढ़ना तो दोनों पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आधा इसको पढ़ लिया या आधा इसको पढ़ लिया हो जाएगा एग्जाम में, नहीं। इसमें जो सिलेबस में दिया होगा, जो आगे मैं डिटेल में हर यूनिट वाइज आपके सिलेबस डिस्कस करूंगी, तो उसमें बता रखा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। देन अगर फर्स्ट की मैंने बात करी, देन सेकंड यूनिट में बात करूँ तो हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो हम लोगों एक्चुअली क्या होता है ना कि जो चीज़ें हम लोगों ने बीकॉम और एमकॉम में पढ़ी है वही चीज़ें वापस आ रही है। हमने उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, थोड़े प्रैक्टिकल्स किए थे और ज़्यादा ध्यान दिया था, मोटी मोटी बुक्स पढ़ी थी, लेकिन इसमें इतना नहीं करना, इसमें हमारे कंसेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ कंसेप्ट तो हमारे क्लियर है कि क्या होता है। अकाउंट्स की अगर बात करें तो अकाउंट्स में ही आता है पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, हमने बीकॉम में ये सोल्व आउट कर चुका है। तो हमारा थोड़ा सा, आई होप आप लोगों के थोड़ा सा तो ये माइंड में क्लियर हो रखा होगा कि कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप्स क्या होती है। तो यही सब वापस आएगा यूजीसी नेट में, यही आपका
देखना है। देन अगर थर्ड यूनिट की बात करो बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी हम लोगों ने बीकॉम में पढ़ा था। फोर्थ अगर यूनिट की बात करो बिजनेस फाइनेंस, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा जो सब्जेक्ट था बीकॉम में, वही हमारा चेंज करके थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एनहांस किया, मतलब कुछ एक यूनिट और जोड़ के इसका नाम रख दिया गया बिजनेस फाइनेंस। देन अगर फोर्थ जिसमें ये आता है कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो सब्जेक्ट था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही हमारा बिजनेस फाइनेंस है। देन फिफ्थ यूनिट की अगर बात करूँ तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। अगर आपको यूजीसी नेट क्रैक अच्छा से मतलब अच्छे जीआरएफ के साथ अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ आप इस यूनिट को अच्छे से कवर करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड है जो पेपर फर्स्ट में भी आता है। पेपर फर्स्ट में हमारा जो एक यूनिट है रिसर्च में एप्टीट्यूड का, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या होता है कि कई बार स्टेटिस्टिक के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हमारे लिए तो एक बेनिफिशियल पॉइंट हुआ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉमर्स के यूनिट में स्टेटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, रिसर्च पढ़ लेते हैं और पेपर फर्स्ट में भी रिसर्च पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ और वहाँ पे भी बेनिफिट हुआ। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड में। अगर सिक्स्थ यूनिट की बात करूँ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी देख लो कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये बिजनेस मैनेजमेंट अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग होता है, लेकिन एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने दोनों सब्जेक्ट्स मिला के एक यूनिट बना दिया, लेकिन हमें पढ़ना तो दोनों ही पड़ेंगे। इसमें स्कोरिंग अगर आपको जेआरएफ में अगर 30 से 35 मार्क्स का वेटेज रहता है, वो रहता है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का रहता है, बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसमें क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ये पूछ लिया जाता है इसकी क्या क्या थ्योरीज है, ये थ्योरीज किसने दी है, ऑथर के नाम पूछ लेते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आ सकते हैं इसमें। जब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे तब हमारा सब कुछ प्रॉपर नोट्स वाइज क्लियर होगा, तब आई होप आप सभी एग्जाम के लिए एकदम वेल सेटल रहेंगे। देन अगर मैं बात करूँ मैंने सिक्स यूनिट की बात की बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अगर सेवंथ यूनिट की बात करूँ तो उसमें है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग में जो भी जैसे आरबीआई क्या होता है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, बैंकिंग की बैंकों की वर्किंग क्या होती है, बेसल नॉर्म्स, वो सब जो सारा क्राइटेरिया आता है वो इसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग। तो ठीक है, फिर सेवन यूनिट की बात करो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग हम लोगों ने बीकॉम में पढ़ी थी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो सभी मार्केटिंग से रिलेटेड आते हैं कि मार्केटिंग पोजीशन क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, सब चीज़ें जो है वो मतलब हमें क्या करना है, अगर एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो हमें तो सिर्फ रिवाइज ही करना है पेपर 2 का। हालांकि ऐसा नहीं कि हम पेपर 1 में ज़्यादा ध्यान दे दें और पेपर सेकंड में कम ध्यान दें, ऐसा भी नहीं करना है। हमें दोनों को जो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड को है दोनों को इक्वल टाइम देना है। पेपर 9 है, ये थोड़ा न्यू है, लीगल एस्पेक्ट एंड बिजनेस, ये लॉ से रिलेटेड है, जैसे कंपनी अकाउंट्स जो भी लॉज आते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स है, वो इसमें आएंगे। देन अगर 10 यूनिट्स एंड लास्ट यूनिट्स की बात करो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि कई बार ये पूछते हैं मुझसे, कई क्वारीज आती है मैम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में आते हैं, तो मैं ये ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि एनडीए क्या करता है कि 10 यूनिट से और 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो एनडीए का तो ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि 10 क्वेश्चन सभी यूनिट से आएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर एनडीए मैंने जो एग्जाम दिया या फिर मैं पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखूँ तो कभी कभी इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स से ज़्यादा 10 से ज़्यादा मतलब 7-8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर मार्केटिंग से 8-10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लीगल एस्पेक्ट से 2-3 पूछ लेते हैं, मतलब इसका कुछ भी हम, इसलिए हम प्रॉपर एक सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं, हमें जो सभी सब्जेक्ट पे मतलब इक्वल ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर यूनिट वाइज क्या क्या सिलेबस है। सो फर्स्ट हमारा आता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट्स तो दो है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या आएगा और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आएगा ये देखते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है हमारा कंसेप्ट, एलिमेंट्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसमें मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, ये जो दे रखी है मॉनेटरीज एंड फिस्कल पॉलिसीज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस में क्या गवर्नमेंट का रोल होता है
बिजनेस में लीगल इन्वॉल्वमेंट भी पूछा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, फेमा क्या होता है, फेरा क्या होता है, और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, और ये भी आता है CSR, जो ये नया जुड़ा है टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पढ़ना है। और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसके स्कोप पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ। अच्छा, ये तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का पार्ट हुआ। ये जो पार्ट हुआ ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का बात हुआ। अब हमारा आता है इंटरनेशनल बिजनेस का। अब इंटरनेशनल बिजनेस से क्या क्या पूछते हैं ये भी मैं बताती हूँ। इसमें ये होता है कि इसके सिलेबस में ये आता है स्कोप फॉर इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स क्या है, और मोड्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होती है कि इंटरनेशनल बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें एंट्री कैसे लेते हैं, इसके बारे में हर यूनिट मतलब हर कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। थ्योरीज क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये थ्योरीज से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि थ्योरीज किसने जनरेट की थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड की क्या गवर्नमेंट है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ओके, इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, कब आई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, तो उसके बारे में भी FDI, फिर SBI, टाइप्स ऑफ कॉस्टोमेटिक्स के FDI के इसकी सभी थ्योरीज हम लोगों से पूछ लेते हैं कि FDI में अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, इंडिया की FDI पॉलिसी कैसे चल रही है, अभी करंट में FDI की क्या सिचुएशन है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं कभी कभार की MCQs दे देते हैं, लेकिन इसमें कौन सा कंपोनेंट है MCQ का जो नहीं होगा वो हमें हटाना पड़ेगा, या जो होगा वो हमें इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ये थोड़े से हमारे नए हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें आसियान वगैरह आएगा। लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, लेवल से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ट्रेड रिलेशंस क्या होते हैं, ट्रेड डाइवर्शन क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में, सार्क एंड नाफ्टा, ये जो इंटीग्रेशन है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि IMF क्या है, IMF कब स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ से IMF आया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब इसके चेयरमैन क्या है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या है, अंतराष्ट्रीय क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड WTO क्या होता है, इसके फंक्शंस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता ही आता है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ये नए जुड़े हैं, गेट्स एंड ट्रिप्स। तो ये जो बात हुई है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट की बात हुई। तो अगर हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं तो इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो इस यूनिट से मतलब डेफिनेटली वाकिफ होंगे कि ये अकाउंटिंग क्या होती है, और हमने ऑडिटिंग जो बीकॉम फाइनल में पढ़ी है वो एडिटिंग आएगी। पहले जो UGC नेट का जो सिलेबस था उसमें सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इसमें एनहांस करके इसमें एडिटिंग को भी ऑडिटिंग को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होती है, पार्टनरशिप्स अकाउंट्स क्या होते हैं जिसमें एडिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सब इंसॉल्वेंसी सब कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकली कई बार ये प्रैक्टिकली, लेकिन इसको हमें ये नहीं लेके बैठना है कि कैलकुलेटर लेके मोटी सी बुक लेके हम लोग सॉल्व आउट करने लेके, लेकिन ऐसा लेके नहीं बैठना है। क्योंकि अगर हम पार्टनरशिप अकाउंट मतलब हम लोग अगर पार्टनरशिप एक टॉपिक पे लेके बैठे ना तो 10 या 15 दिन में हमारा एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट हमने पहले तो पढ़ी होगी बीकॉम में, और इससे थोड़ा सा उसका थोड़ा तो नॉलेज होगा ही होगा। तो हमें क्या पढ़ना है, इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं। इससे बेसिक कंसेप्ट हमें कैसे पता चलेगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटिंग में। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सबसे पहले, तब हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेटर लेके मोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करके हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट जो यूनिट है वो जल्दी से हो जाए कंप्लीट। इसमें और क्या आता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है, जिसमें जैसे मैंने बताया था कंपनीज अकाउंट प्रॉफिट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में आएगा, लिक्विडेशन एंड मर्जर, एमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी आएगी,
होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, ये भी टॉपिक, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर कॉस्टिंग, ये जो हमारे, ये तो फाइनेंशियल में अकाउंटिंग का बात हुई। अब ये जो पार्ट आता है, ये आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर पूछ लेते हैं ये टॉपिक्स कुछ एक नए जुड़े हैं जो मैं बताती हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, एबीसी जो हम लोग कॉस्टिंग अकाउंट में पढ़ी थी, और कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, लाइफ स्टाइल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जी। ये 3-4 टॉपिक है जो हमारे अकाउंटिंग में नए जुड़े हैं। तो हमें इसका पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोगों को सबको सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि इसका यूजीसी ने नेट एनडीए वालों का कुछ भी भरोसा नहीं लेके चलते कि उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे हम कहाँ से कैसे क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो जेआरएफ को टारगेट मान के चलना होगा कि हमें जेआरएफ क्रैक करना है, तो हमें सभी यूनिट्स सभी टॉपिक्स हमें क्लियर करने होंगे कल से। फिर अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, इसमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, इनके जो टॉपिक है वो हम भी पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे तो पक्का परमानेंट एक नए क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस, जो 2-3 टाइप के स्टैंडर्ड्स है वो मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को कैसे इसको पढ़ना है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद नहीं रहते और एग्जाम में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन्होंने जैसे पहला अटेम्प्ट दिया और जिनका ब्रेक नहीं हो पाएगा वो इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं। लेकिन पढ़ना कैसे है, कैसे हमें रिवाइज करना है, सोल्व क्लियर करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी मैं बताऊंगी। ओके, फिर हमारा जो अब ये तो पार्ट हुआ सभी अकाउंटिंग तक का। अब आता है हमारा ऑडिटिंग का। अब ऑडिटिंग में क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, जो वो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड है, गो थ्रू करेंगे हम। ऑप्शंस क्या होती है, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैसा होता है ऑडिटिंग में, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑडिट्स क्या होती है, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग में क्या क्या रिसेंट ट्रेंड है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एनर्जी ऑडिट क्या है, इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या है, सिस्टम ऑडिट क्या है, सेफ्टी ऑडिट क्या है। तो ये जो पार्ट यूनिट सेकंड है, इसमें हमारा जो पार्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है मैं इतने बड़े बड़े इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे हमारा जून 2021 हम जेआरएफ क्रैक कर पाएंगे, ऐसा तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम जब हमारा कंसेप्ट जब क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे हम नोट्स बनाते जाएंगे ना, तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इस चीज़ को कैसे पढ़े और हम कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। हमें तो बस यही मान के चलना है कि मैं कर सकती हूँ, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। तो मैं तभी तो मैंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है ना। बीच में जब भी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, जो हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं, थोड़ा सा डिकॉन्फिडेंट मतलब डिमोटिवेट होते हैं, तो हमें बस मोटिवेशन का बस एक ही में रीज़न, मतलब एक ही मोटिवेशन है मेरा कि क्यों, कि हमारे साथ एक वर्ड लगा दो, वाई। वाई, जब भी आप कभी डीमोटिवेट हो कि प्रिपरेशन करते करते आप जब भी आप इतने बड़े सिलेबस को देखते देखते आप कभी डीमोटिवेट हो जाए, तो आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन खुद से पूछो, क्यों, कि मैंने ये यूजीसी नेट, मैंने सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे सर्च ही क्यों किया कि मेरे को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्यों, क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। लेकिन अब मैं इस जर्नी को बीच में नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने माइंडसेट बना लिया है, और मैं मेरा ये माइंडसेट मेरे एग्जाम के लास्ट दिन तक यही माइंडसेट रहेगा जो मेरा आज है, ठीक है ना। तो खुद से क्वेश्चन पूछना है कि वाई डिड आई स्टार्टेड दिस जर्नी, ठीक है ना। तब आपके पास आंसर आ जाएगा कि हाँ मैंने क्यों स्टार्ट की और मैं अब क्यों रोक रहा हूँ, तो आप खुद वापस अपने वे में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात नेक्स्ट यूनिट की बात करें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो यूनिट थर्ड है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपने बीकॉम में पढ़े होगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिमांड एनालिसिस। इसमें क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है इसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़े से कंसेप्ट है वो अगर इजीली हम लोग क्लियर करेंगे तब तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम इसको घुमा फिरा के या फिर डायरेक्टली हम लोग हेवी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसके उठा के सोल्व करने लग जाएंगे, तो हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिमांड एनालिसिस क्या है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, हर बार इसके क्वेश्चन आते हैं जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट हमारा बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, यूटिलिटी कब एनालिसिस होती है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ, ये जो दो तीन लॉ है इसको भी हम लोग करेंगे तब हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट थ्योरी, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, ये सब प्राइस डिटर्मिनेशन कब होता है, ये हमारा मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट आ गया कि मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन कब होता है, मोनोपोलिस्टिक कब होता है, मोनोपोली कंपटीशन कब होता है, ओलिगोपोली कब होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस में होते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं या मोनोपोली में होते हैं, ये सब कुछ हम जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना बिजनेस इकोनॉमिक्स का, अभी तो आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मैं ये कैसे करूँगी, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, क्या पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ा, फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होती है, पीक लोड प्राइसेस क्या होते हैं, कि जब हम टॉपिक क्लियर करेंगे ना तब धीरे 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 सब कुछ इजी लगने लग जाएगा। एग्जाम के 15 या 20 दिन पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ ये भी मेरे पढ़ा हुआ है, ये भी मेरे इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो तैयारी ऐसे करनी है, रिवीजन करो तब हम फटाफट पेजेस चेंज करते रहे, ऐसे नहीं कि हम पेजेस को लेके बैठ जाए कि अल्लाह मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कि हम लोग तो एक महीने में, कई बार ये होता है कि कुछ जो होते हैं ना एजुकेटर, मैंने देखा यूट्यूब पे भी बहुत एजुकेटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि 30 दिन में या एक महीने में यूजीसी नेट JRF क्लियर कर लो, 2 महीने में 15 दिन में यूजीसी नेट की तैयारी कर लो, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम 6 महीने तक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे और इसको प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे, MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। और हम टारगेट लेके चल रहे JRF को, हम अभी यहाँ आए और हम टारगेट लेके चल रहे हैं JRF, जिसमें नेट भी आता है, देन आफ्टर JRF आता है। तो ऐसा 30 दिन या 35 दिन वाला तो कुछ होता ही नहीं है कि हम पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे। 30 दिन पढ़ेंगे क्या, सिलेबस इतना वास्ट है, आप सिलेबस देख के ही डर जाओगे, उस टाइम ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। अगर 4th यूनिट की बात करूँ, अगर 4th यूनिट की बात करूँ पेपर 2 में, तो 4th यूनिट है हमारा बिजनेस फाइनेंस। जो हमारा बीकॉम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसी से वही समझ लो, और उसमें थोड़े से टॉपिक हम लोगों ने और जोड़ के, एनडीए ने और जोड़ के इसका नाम रख दिया था बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या पूछा जाएगा कि स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग के क्या स्कोप है, लीज फाइनेंसिंग क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिटर्न एनालिसिस क्या होता है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। इन सब से ये जो टॉपिक है ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होती है, हेजिंग टेक्निक्स क्या होती है, सब जो थोड़े थोड़े चीजें आपके लिए नई भी है, क्योंकि एनटीए ऑब्वियस सी बात है, एनटीए ने अगर एग्जाम कंडक्ट कराया तो पूरा कॉमर्स से रिलेटेड पूछेगा, जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स बीकॉम एमकॉम में भी नहीं पढ़े। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स, यूरो करेंसी क्या होती है, एडीआर एंड जीडीआर से रिलेटेड क्या, ये एडीआर और जीडीआर होता क्या, ये तो हमें अभी ये भी नहीं पता, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना एडीआर और जीडीआर को तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है, सब कुछ धीरे 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 सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना, पूरे सब कुछ आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब हमारे टॉपिक्स, हम लोग हमारे नोट्स बनते जाते हैं, टॉपिक्स क्लियर होते जाते हैं, जब हमारे नोट्स कंटिन्यू यूनिट वाइज बनते जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बनते जाते हैं, तब हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिया, ये भी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिया, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाती हूँ, वो मैं पढ़ती हूँ, आज मैम का कौन सा वीडियो आएगा, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, उस सब्जेक्ट में मैं नोट्स बनाती हूँ। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है, इसलिए सिलेबस देख के आपको घबराना नहीं है।
सिलेबस में तो बहुत कुछ है, सब कुछ आ गया सिलेबस में, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है वो भी मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे बताना है, पढ़ाने का तरीका। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड है, ये थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि पेपर 2 में भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए ये तो बेनिफिशियल पार्ट हो गया कि दोनों पेपर में आपको एक ही पढ़ना होगा। फिर अगर बात करूँ मैं इसमें क्या क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डिस्पर्सन क्या होता है, स्कीवनेस क्या होता है, जिसमें इसमें मीन मीडियन मोड के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या होता है, इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, इसमें बाइनॉर्मल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, रिसर्च क्या है। इसमें एक और चीज आती है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी इसमें हम लोगों को पढ़नी होगी, हालांकि इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। हम रिसर्च इसमें पेपर फर्स्ट में भी पढ़ेंगे हाइपोथेसिस को, और पेपर सेकंड में भी पढ़ेंगे। रिसर्च क्या होता है, कंसेप्ट एंड इसके टाइप, रिसर्च के टाइप्स आ गए, देखो रिसर्च वाला भी आ गया पार्ट, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, तो ये तो हमारे दोनों जगह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तब भी हमारा रिसर्च का थोड़ा थोड़ा पार्ट क्लियर, पूरा पार्ट उसमें क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें रिवाइज हो जाएगा। ओके, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा का क्लासिफिकेशन क्या कैसे होता है, कलेक्शन कैसे करते हैं, उसका क्लासिफाई कैसे करते हैं डेटा को, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कंसेप्ट क्या होता है सैम्पलिंग के, और प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होती है सैम्पलिंग में। इसके मेथड्स में भी और कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं कि ये कौन सा मेथड आता है, ये कौन सा मेथड से रिलेटेड है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशंस क्या है, ये सब जो फिर आप ये देखो हाइपोथेसिस की आइडिया, हाइपोथेसिस में ये टेस्ट के बारे में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं कि जेड टेस्ट क्या है, जिसमें इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, अनोवा होता है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और मेन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट, क्रुसल वेनिस टेस्ट, इसको एच टेस्ट का भी नाम दे रखा है, रैंक कोरिलेशन टेस्ट क्या होता है। फिर आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग की, जब हम कोई भी रिसर्च अगर हम लोगों ने पीएचडी करी या फिर कोई भी रिसर्च लिखते हैं तो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग हमें बनानी पड़ती है, वो सब हम चीजें इसके अंदर गो थ्रू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करूँ तो नेक्स्ट यूनिट हमारा 6th यूनिट आता है। ये हम लोगों ने 5 यूनिट, जो इतना जो टाइम था हमारा 5 यूनिट में हम लोगों ने गो थ्रू है 5 यूनिट के सिलेबस से। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो सब्जेक्ट था बीकॉम में 2 सब्जेक्ट थे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। इसको अब क्या करा, इसको दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया है। तो थोड़ा आधा पार्ट तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट का रिलेटेड होगा और आधा पार्ट होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, एक तो जनरल प्रिंसिपल, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उनसे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं उससे क्वेश्चंस। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप की थ्योरीज क्या है, थ्योरीज कौन जनरेट किया है, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चंस आता ही आता है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। ये हमारा जो पार्ट हुआ ये बिजनेस मैनेजमेंट तक का हुआ। फिर हमारा आता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है। ये सब जो हम लोग कोई जॉब में जो हमारा एचआर की ह्यूमन रिसोर्स की मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो कैसे रिक्रूट करता है कोई भी पोस्ट के लिए। कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस आते हैं, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस एफिशिएंस क्या होता है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस एफिशिएंस क्या होते हैं। जब हम टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे आपको, तो अभी तो इसको बस नाम से आप जानते हैं, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इसके लिए इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेंस होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, परसेप्शंस, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड क्वालिटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। जैसे ये कॉमा लगा लगा के ये जो टॉपिक दे रखे हैं ना,
ये आपके पूरा एक एक कंसेप्ट होगा, जैसे इमोशंस के क्या कंसेप्ट है, ग्रुप डायनामिक्स का क्या कंसेप्ट है, अगर कुछ उठा लो जैसे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का क्या कंसेप्ट है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस एफिशिएंसी क्या होता है। तो ये तो मतलब इसका तो क्या है, एक वो निचोड़ के दे रखा है सिलेबस, लेकिन इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा कि पूरा कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है ना। जब तक कंसेप्ट क्या कहता है ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। फिर अगर 7th यूनिट की बात करूं, 7th यूनिट आता है हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन। ये पूछा है कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा न्यू भी होगा, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल हम लोग कम, हालांकि मानिए हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ टॉपिक्स न्यू है इसमें, इंश्योरेंस वगैरह जो भी हम पढ़ेंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, आरएफपी क्या होता है, ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, इनका हेडक्वार्टर क्या है, कितने आरएफपीज हैं इंडिया में, कितने कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स का वर्किंग कैसे होती है, रेपो रेट क्या होती है, ये जो भी स्टैटिक्स नॉलेज होता है ना बैंकिंग से रिलेटेड, वो इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, रिजर्व बैंक्स क्या होता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका फंक्शन, इसका हेडक्वार्टर, सभी जो रोल क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसीज में रिजर्व बैंक का। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कब हुए थे ये भी पूछा जाता है। बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट क्या होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कैसे हम लोग बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे जनरेट होती है, ये सब चीजें भी जब हम बैंकिंग से रिलेटेड ये जो यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब ये तो बात हुई बैंकिंग की, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, पेंशन फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूछा जाएगा टीवी में, तो बहुत ऐसा आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। पेंशन फंड्स क्या होते हैं, जब टॉपिक आएगा ना, अब मैंने बताया ना ये जो कॉमा लगा के दे रखे ना, ये पर्टिकुलर एक एक टॉपिक है। जब हम म्यूचुअल फंड को लेके बैठेंगे ना, तो हमारा 1-2 घंटा जो मतलब एक पूरा जो लेक्चर होगा वो म्यूचुअल फंड में जाएगा, पूरा लेक्चर पेंशन फंड में जाएगा। तो आप खुद देख लो कितना वास्ट सिलेबस है, लेकिन घबराना कोई टेंशन नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया में क्या क्या फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये टॉपिक हो गया। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग में क्या क्या, कैसे डिजिटाइजेशन, जो अभी जैसे डिजिटल का आ गया, पूरा पूरा हमारा बैंकिंग में डिजिटल आ गया, तो उसमें डिजिटाइजेशन कैसे होता है। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज क्या आते हैं, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ क्या होता है, कैसे ये वर्किंग करते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, रिस्क क्वालिफिकेशन, ये देखो ये दूसरा टॉपिक आ गया, रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है, फैक्टर्स लिमिटेशन इन इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, इंश्योरेंस आईआरडीए क्या होता है, और इसका क्या क्या रोल है। तो देख सकते हो कि इतना सब कुछ, इतना इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, तो कितने टॉपिक होंगे। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा 7th यूनिट की बात है। अगर 8th यूनिट की बात करूँ तो 8th यूनिट में हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। वही बात अभी जो हम बीकॉम में हम लोगों ने मार्केटिंग से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर किए थे, उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें हम लोगों को पढ़ना है कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग अप्रोचेस क्या होते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, मार्केट सेगमेंट्स कैसे होते हैं, टारगेट मार्केटिंग कैसे होती है, पोजिशनिंग क्या होती है, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, इसमें पूरा प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाएगा। फिर प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है, पूरा प्राइसिंग से फैक्टर, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, और प्रमोशन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो हम लोग पहले प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग करते हैं, फिर उसका प्रमोशन करते हैं कि मार्केट में हमारी सेलिंग कैसे होगी। तो इसमें प्रमोशन में यही आ गया कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी करके, सेल प्रमोशन, एक्विस अपना के, प्रमोशन मिक्स अपना के, ये सब चीजें क्या है, मार्केटिंग की चीजें। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कि हम लोगों ने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट की प्राइस रख ली, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर लिया, अब हम बात करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोगों को बनाने होंगे,
तो ये सब चीज़ें आगे। फिर कंज्यूमर का बिहेवियर हम लोग को देखना होगा, कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। फिर ये जो थोड़ा हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा, फिर आता है सर्विस मार्केटिंग क्या होता है। ये कुछ एक नए टॉपिक्स है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेंड्स इन मार्केटिंग में अभी जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना आ गया, सोशल मार्केटिंग कैसे होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, रूरल मार्केटिंग क्या होती है, सीआरएम, पर्ट एंड सीआरएम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या आता है, ये थोड़े थोड़े कुछ एक नए टॉपिक्स है, लेकिन इनसे भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी जो जमाना है ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब 9th यूनिट की बात करें, कॉमर्स में अगर 9th यूनिट की बात करें तो आता है हमारा 9th में आता है हमारा लीगल एस्पेक्ट्स एंड बिजनेस। जो हमारा लॉ से रिलेटेड जो भी पार्ट आएगा वो इसमें आ जाएगा, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा सा न्यू है, हमारा एनडीए ने क्या किया कि जब नया सिलेबस जनरेट किया था तब इसमें ये टॉपिक नया जोड़ दिया था कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में हम लोगों को पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, इसके एलिमेंट्स पूछे जाएंगे। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, इंडेमनिटी गारंटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेलमेंट, क्लेस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंसी। आई होप आप लोगों ने बीकॉम में जब लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा था तब उसमें ये सब चीजें थी, ठीक है ना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या थे, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, ये सब चीजें हम कैवेट एम्पिटर क्या होते हैं इसमें जैसे ये दिखते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आते हैं। हमें लगता है कि हम ये टॉपिक थोड़ा न्यू है और थोड़ा सा टफ भी है तो हम छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जब पढ़ेंगे ना तब बिल्कुल ही ईजी लगने लग जाएंगे। राइट ऑफ अनपेड सेलर्स क्या होता है, राइट ऑफ बायर्स के क्या राइट है, ये जो नया टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब इसका ये किस एक्ट में आते हैं, इनकी क्या कंडीशंस होती है, सब कुछ इसमें डिसऑनर डिस्चार्ज ऑफ इसमें चेक्स वगैरह इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कंपनीज एक्ट क्या होता है 2013, जो कंपनीज एक्ट हम लोगों ने पढ़ा रखा है 2013। अमेंडमेंट्स क्या हो रही है कंपनीज एक्ट में, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैनेजमेंट्स मीटिंग्स कौन कौन सी मीटिंग्स होती है, वाइंडिंग अप कैसे होता है कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है उसका वाइंडिंग अप कैसे होता है, वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो हमारा पहले पहले तो क्या करता था कि पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो था वो यूज में लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी स्ट्रक्चर इसको यूज करने लगे। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया। कंपटीशन एक्ट क्या होता है 2002 कंपटीशन एक्ट क्या है, ये कब फॉर्मेट में आया था, ये इसके फॉर्मेशन आने का रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रोविजन है, कुछ एक प्रोविजंस के बारे में पूछ लेते हैं कंपटीशन एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसमें भी हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आते हैं 2002, इससे एक्ट से रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन। साइबर क्राइम्स में कौन कौन से एक्ट में कौन सा साइबर क्राइम है, कितनी पेनल्टीज के बारे में पूछ लेते हैं कि इस जगह जब अगर ये साइबर क्राइम हुआ है तो उसमें क्या पेनल्टीज होगी और ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, ये सब टॉपिक हम लोगों को क्लियर करने हैं। आरटीआई एक्ट क्या होता है 2005, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके वही बात है मेन प्रोविजन हमें पढ़ने हैं, इसके एक्ट हम लोगों को देखने पड़ेंगे। सेक्शन किस सेक्शंस में ये जो इसकी डेफिनेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर क्या होता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इश्यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर जीएसटी आ गया, जीएसटी जो हमारा 2017 में जीएसटी आया था, तो उससे ऑब्वियसली बात है कि जीएसटी हम कैसे छोड़ सकते हैं, जीएसटी तो हमारा मेन पार्ट बन गया जीएसटी का। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस क्या है जीएसटी के, बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है ड्यूल जीएसटी की, सब जो पार्ट है ये जो पूरा पार्ट है ये लॉ से रिलेटेड है। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में हम लोगों ने ये जो यूनिट देख लिया, कैसे करना है वो तो मेरा काम है, मैं कैसे कराऊंगी आपको, ठीक है ना, पूरा यूनिट वाइज आपको करा दूंगी। फिर अगर हम लास्ट यूनिट की बात करें, लास्ट आता है हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का लास्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। इसमें आता है हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कि पहले तो इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एड ऑन करके कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी ऐड कर दिया। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो पूछ लेते हैं,
रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम कैसे होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, कंपटीशन ऑफ टैक्स इनकम, इनकम टैक्स को कैसे हम लोग इनकम कैसे हम कंपटीशन करते हैं, कंप्यूट करते हैं। बहुत सारे जैसे वेरियस हेड्स, जो हमारे हेड्स, सैलरी हेड्स हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड्स हो गया, जो अदर सोर्सेज जहाँ हेड हो गया, बिजनेस हेड हो गया, कैपिटल गेन हो गया, वो हम जो हेड्स हैं वो भी हमें पढ़ने होंगे। डिडक्शंस कैसे होते हैं, डिडक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है फ्रॉम जीटीआई, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़नी होगी। इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था बीकॉम में, फिर आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन क्या होता है और अवॉइडेंस एंड मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात करें तो इनकम टैक्स का पार्ट, और फिर अगर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात करें, इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन क्या होता है, मतलब जो टैक्स में चोरी करते हैं वो क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स कंसिडरेशंस क्या होते हैं इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक और बाय डिसीजन, ऑन एंड लीज ऑन एसेट्स, रिटेन क्या होता है, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स कैसे होती है टैक्सेशन में, शट डाउन एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस। ये जो पार्ट है ये कॉर्पोरेट टैक्स का प्लान है। ये हम लोग ये थोड़ा सा हमारे लिए न्यू है क्योंकि हम लोगों ने बीकॉम में इतना ध्यान नहीं दिया था इस पे। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सोर्सेज क्या होता है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की, अब ई फाइलिंग कैसे होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब इसमें आता है। तो ये मैं जैसे ये हमारा लास्ट यूनिट है बिजनेस, जो इनकम टैक्स है, जो हमारा कॉमर्स का एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो कॉमर्स का सिलेबस है, लास्ट यूनिट में मैंने 10th यूनिट का पूरा डिटेल में डिस्कशन करा दिया गया है, पूरा सिलेबस वाइज आपको बता दिया गया है। लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है। अब देख लो एक यूनिट का नहीं, हालांकि आने 10 क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना हमको सब कुछ पड़ेगा, इससे घबराना नहीं है। क्योंकि प्रॉपर जब हम लोग प्रॉपर कंसेप्ट वाइज हम लोग क्लियर करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, डेली वाइज हम लोग रूटीन में रिवाइजन करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, हर यूनिट्स की हर कंसेप्ट के हम लोग एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, तब हमारे माइंड में कंसेप्ट धीरे 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 क्लियर होंगे और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम लोग ये एग्जाम क्रैक कर सके। और डीमोटिवेट तो जब तक, जैसे आज से एक माइंड सेट बना लिया, फिर सिलेबस से हम लोग गो थ्रू हो गए, तब से अब तक जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता तब तक आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, आई होप आप लोगों को सिलेबस ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि हमारा जो पहला यूनिट है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के, उसके टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर थैंक यू सो मच फॉर एंड तक बने रहने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच।